नमस्कार सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार सभी लोगों को। तो देखिए, हम विश्व के महाद्वीपों के टॉपिक को लेकर चल रहे थे और विश्व के महाद्वीप हालांकि 7 महाद्वीप हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा समय भी लग रहा है। तो देखिए, विश्व के महाद्वीपों में हम कौन कौन से महाद्वीप को अभी तक जान चुके हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहां पर विश्व के महाद्वीपों की हम बात करें, विश्व के महाद्वीप, ठीक है। तो विश्व के महाद्वीपों में हमने सबसे पहले जाना कौन सा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली। उसके बाद हमने बात की ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में भी हमने इसकी मेन विशेषताएं उसको जान लिया। उसके बाद हमने बात की अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमने बात की थी दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये महाद्वीप भी हम क्या है कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने बात की थी उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और फिर हमने बात की थी यूरोप की। तो यूरोप में लगभग हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ पार्ट इसका बचा है, उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। तो ये पार्ट हम यहाँ पर जान चुके हैं। कुछ बात हम यूरोप की बात करेंगे और फिर हम चलेंगे कहाँ पर? एशिया महाद्वीप के बारे में फिर हम बात करेंगे। तो इस तरह से इतना पार्ट हम आगे जान चुके हैं। यूरोप के बारे में कल मैं बता चुका था, यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं, सब लोग जुड़ गए होंगे उम्मीद है। तो देखिए, आज हम यूरोप के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर हम चलेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे। तो यूरोप से कई प्रकार से और भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो यूरोप महाद्वीप को देखिए लेकर चलें, तो यूरोप में जो आपका नदियों के बाद में जो आपका पार्ट बचा है जिससे प्रश्न आपके बन सकते हैं, उसमें एक तो आप ध्यान रखें, कुछ औद्योगिक क्षेत्रों की हम बात करेंगे। यूरोप में कुछ औद्योगिक क्षेत्र हैं, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है। एक चीज और ध्यान दें, यहां पर आप देख रहे हैं ये जर्मनी है, ये एक देश है जर्मनी, और जर्मनी में यहां तक जर्मनी है, उसके बाद डेनमार्क शुरू हो जाता है। तो जर्मनी को अगर उत्तरी सागर से बाल्टिक सागर की तरफ जाना है, ये वाला सागर जो है ये क्या कहलाता है? बाल्टिक सागर कहलाता है। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी को उत्तरी सागर से अगर बाल्टिक सागर की ओर जाना है तो पूरे के पूरे डेनमार्क को पार करना पड़ता था, इस तरह से घूम के जाना पड़ेगा। तो जर्मनी ने यहाँ पर क्या किया कि जर्मनी ने यहाँ पर एक नहर बना दी, और ये नहर आपकी पूछी भी जाती है। जैसे सू नहर की हम बात कर चुके हैं, सू नहर हम बात कर चुके हैं उत्तरी अमेरिका के अंदर। तो जर्मनी को यहाँ से पार करके इस पूरे के पूरे इस जूटलैंड प्रायद्वीप को पार करके नहीं जाना पड़े, इस वजह से जर्मनी ने एक नहर यहाँ पर बना दी। इस नहर को हम बोलते हैं क्या? कील नहर बोलते हैं। तो कभी कभार सीधा पूछा जाता है कि कील नहर किस देश में स्थित है, तो ये देश कौन सा होगा? जर्मनी। और कील नहर किसको जोड़ती है? कील नहर ध्यान रखना, उत्तरी सागर को, नॉर्थ सी को किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके बाल्टिक सागर से। बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। तो ये एक तो ध्यान रखें। दूसरी चीज, मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका जब करा रहा था तो चिली का तट जो था वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा तट था। इस तरह से मेरुदंड के अनुसार जो तट आपके दिखाई देते हैं, ऐसे तटों को हम क्या बोलते हैं? फियोर्ड का तट बोलते हैं। फियोर्ड तट कहलाते हैं, या इंग्लिश में इसको इस तरह से लिखते हैं। तो फियोर्ड का तट आपके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे लंबे फियोर्ड के तट किस देश के हैं। तो विश्व में सबसे लंबे
फियोर्ड के तट किस देश के हैं? कोई बता सकता है जवाब देके कि सबसे लंबे फियोर्ड, फियोर्ड का मतलब होता है कि टेढ़े मेढ़े तट, मेरुदंड के अनुसार जो तट हैं उसको लेकर पूछा जाता है। देखिए जब एशिया की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अजरबैजान की भी। अभी एशिया में पहुंचने दो, अभी यूरोप में है, अभी हम एशिया में चलेंगे थोड़ी देर बाद। तो फियोर्ड का तट सबसे लंबा किसका है? तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे एकता शर्मा जी। फियोर्ड का तट सबसे लंबा पूछा जाए तो ध्यान रखना नॉर्वे का तट है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो तट आप देख रहे हैं ये नॉर्वे का तट है, और पूरा का पूरा नॉर्वे का तट कैसा कहलाता है? ये फियोर्ड का तट कहलाता है। तो विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट है, विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड तट। तो विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड का तट अगर आपसे पूछा जाए कौन से देश का है तो ध्यान रखना नॉर्वे का है। नॉर्वे सबसे लंबा फियोर्ड का तट बनाता है, नॉर्वे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल बिंदास पंकज जी। हम बात करेंगे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये एशिया के देश हैं। अभी हम यूरोप में हैं, ठीक है ना। अभी हम यूरोप महाद्वीप के बारे में कुछ पॉइंट जान रहे हैं, जब हम एशिया पर अभी आएंगे तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे लंबे फियोर्ड का तट ध्यान रखना, फियोर्ड का तट मतलब होता है कि ये बर्फीला क्षेत्र है, और बर्फीले क्षेत्र पर लगातार बर्फ जमती है, पिघलती है। तो यहाँ पर तट रेखा क्या होती है? बहुत ज्यादा समुद्री लहरों के कारण टूटी फूटी है, मेरुदंड के अनुसार दिखाई देती है। ठीक है ना, मेरुदंड के अनुसार इस तरह का तट दिखाई देता है, तो ऐसे तट को हम बोलते हैं फियोर्ड का तट। ठीक है, तो फियोर्ड का तट ध्यान रखना नॉर्वे का तट है, विश्व का सबसे लंबा फियोर्ड का तट बनाता है ये। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विश्व के जो यूरोप के कौन कौन से प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो औद्योगिक क्षेत्रों से प्रश्न यहां पर बनते हैं। ठीक है, तो यूरोप के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की देखिए बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें यहां पर स्कॉटलैंड पड़ता है। यहां पर क्या है? स्कॉटलैंड पड़ता है, यह कहलाता है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड से ध्यान रखना इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व की शराब नगरी। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा विश्व की शराब नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये स्कॉटलैंड को हम क्या बोलते हैं? विश्व की शराब नगरी के रूप में जानते हैं। तो सीधा पूछा जाएगा कि विश्व की शराब नगरी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना विश्व की शराब नगरी स्कॉटलैंड को बोलते हैं। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की शराब नगरी किसको बोलते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम राजस्थान का भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, विश्व की शराब नगरी तो हम बोलते हैं स्कॉटलैंड को, लेकिन राजस्थान की शराब नगरी पूछा जाए तो वो कांस्टेबल में प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखें स्कॉटलैंड क्या कहलाता है? विश्व की शराब नगरी कहलाता है। उसके बाद देखिए हम बात करें कुछ और चीजों की, ठीक है, कुछ और पार्ट की। तो यहां पर यूनाइटेड किंगडम है, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर यहां पर मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर से भी प्रश्न आपका बन जाता है। मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग। तो विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा स्थान है? मैनचेस्टर आपका कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, अलवर को बोलते हैं। ठीक है, अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से। तो यहां पर आपका पड़ता है मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर को सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। और विश्व में जहां भी मैनचेस्टर की स्थिति बनती है और वहीं से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, या उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। या राजस्थान का मैनचेस्टर बिल्कुल भीलवाड़ा को कहते हैं।
तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, तो मैनचेस्टर नाम से भारत में भी कई उपनाम रखे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस तरह से, तो मैनचेस्टर शब्द ध्यान रखें यहां पर। दूसरे एक चीज और ध्यान रखें, जर्मनी है यहां पर, और जर्मनी के अंदर आप जानते ही हैं ये रूhr घाटी पड़ती है, रूhr घाटी। और रूhr घाटी मैंने आपको कल बताया ही था किसके लिए प्रसिद्ध है, बिटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है, बिटुमिनस कोयला। तो बिटुमिनस कोयले के लिए जानी जाती है रूhr घाटी, और रूhr घाटी को हम बोलते हैं, रूhr घाटी को क्या क्या कहा जाता है, यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली बोलते हैं। तो यूरोप की औद्योगिक हृदय स्थली, तो इंडस्ट्रियल हार्टलैंड ऑफ यूरोप कहलाता है। या सीधा भी पूछ लेते हैं कि हार्टलैंड जो है वो किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना रूhr प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है ये। ठीक है, तो जर्मनी के अंदर पड़ती है रूhr घाटी, जो विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए, बिटुमिनस कोयले के भंडार के लिए जानी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ क्षेत्रों की हम बात करें, यहां पर फ्रांस है, और फ्रांस के अंदर लॉरेन क्षेत्र कहलाता है, लॉरेन क्षेत्र। तो लॉरेन क्षेत्र की हम बात करें, तो लॉरेन क्षेत्र ध्यान रखना किसके लिए जाना जाता है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के लिए ध्यान रखना फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र प्रसिद्ध है, और फ्रांस में ही अंगूर की, ध्यान रखना फ्रांस में अंगूर से एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है, अंगूर से विशेष प्रकार की शराब। तो अंगूर से एक विशेष प्रकार की शराब बनाई जाती है, इसको बोलते हैं शैंपेन, शैंपेन कहा जाता है। तो शैंपेन का संबंध ध्यान रखना किससे है, फ्रांस से है। तो फ्रांस में अंगूर की से खास किस्म की शराब बनाई जाती है जिसको शैंपेन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, हाँ, लॉरेन क्षेत्र लौह अयस्क के लिए जाना जाता है फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो शैंपेन ध्यान रखना फ्रांस के लिए, फ्रांस की एक विशेष प्रकार की शराब है जो अंगूर से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज एक तो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हम बात करें, यहां पर इटली है, इटली आपका पड़ता है, और इटली का एक शहर है, ये तो हो गया इटली, और इटली का एक शहर है जिसको बोलते हैं मिलान, मिलान शहर है इटली का। और इटली का जो मिलान शहर है, इसको ध्यान रखना इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है, इटली का मैनचेस्टर। तो इटली का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, मिलान शहर को कहा जाता है, जो कहां पर पड़ता है, इटली के अंदर, इटली का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर डेनमार्क है, डेनमार्क दिखाई दे रहा है, और डेनमार्क को ध्यान रखना, डेनमार्क को विश्व की दुग्ध नगरी कहा जाता है, विश्व की दुग्ध नगरी। तो विश्व की दुग्ध नगरी के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, डेनमार्क। तो डेनमार्क को विश्व की दुग्ध नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्या स्थिति यहां पर बनती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं, इस तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए हम और चीजें कुछ जान लेते हैं।
यहां पर देखिए कुछ उपनाम जान लेते हैं, कुछ उपनाम। तो यूरोप के देशों के उपनाम, तो उपनाम से कभी कभार प्रश्न आपके पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाएगा? नॉर्वे को कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि नॉर्वे में रात में दिन निकल आता है। यहां पर नॉर्वे कहां पर पड़ता है? उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ता है। और जब सूरज उत्तरायण होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसके कारण क्या होता है कि कुछ मात्रा में प्रकाश, यहां पर रात में प्रकाश बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रात में धूप निकलने लगती है, तो रात में धूप नहीं निकलती, रात में यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा प्रकाश आपका हो जाता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। ठीक है, तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक और लिखिए, यूरोप का खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप पूछा जाए तो किसे कहा जाता है? ठीक है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ध्यान रखना, हम बोलते हैं किसको? स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। स्विट्जरलैंड को कहा जाता है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, नेक्स्ट लिख लें, विश्व की दुग्ध नगरी, विश्व की दुग्ध नगरी। तो विश्व की दुग्ध नगरी मैंने आपको बता ही दिया किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं हम डेनमार्क को। डेनमार्क को विश्व की दुग्ध नगरी कहा जाता है। और यहां पर लिखें कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो यूरोप का कॉकपिट किसे कहा जाएगा अगर ये पूछा जाता है? तो ये ध्यान रखना, हम किसको बोलते हैं? बेल्जियम को बोलते हैं। बेल्जियम कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और हम यहां पर बात करें, एक और यहां पर लिख लें, किसानों का देश किसे कहा जाता है? किसानों का देश। तो किसानों का देश आप जानते ही हैं किसको बोलते हैं? फ्रांस को बोलते हैं। फ्रांस को किसानों का देश भी बोलते हैं। किसान को, फ्रांस को मिनी यूरोप भी बोलते हैं, मिनी यूरोप। तो मिनी यूरोप पूछा जाए किसे कहा जाता है तो फ्रांस को बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। कॉकपिट, गौतम परमार जी, मैंने कल भी आपको बताया था, कॉकपिट होता है जहां पर पायलट बैठता है। हेलीकॉप्टर में या एरोप्लेन के अंदर जहां पर पायलट के बैठने की जगह होती है उसको कॉकपिट बोलते हैं। और अगर यूरोप का मैप अगर आप देखोगे, यूरोप का मैप अगर आप देखोगे तो यहां पर पड़ता है बेल्जियम। देखिए इसको, यूरोप के मैप में आप देखिए यहां पर पड़ता है बेल्जियम। तो बेल्जियम ऐसा लगता है कि कॉकपिट में यहां पर बैठा हुआ है पायलट की तरह, और ये पूरा का पूरा क्या है? जहाज है। तो इस तरह से बेल्जियम को बोल देते हैं कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है बेल्जियम को, ये ध्यान रखें। बिल्कुल, यहां पर ये जो क्षेत्र है यहां पर मत्स्यन के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम बोलते हैं डॉगर बैंक, डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक की बात करें, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में उत्तरी सागर में प्रमुख मत्स्ययन केंद्र है, मत्स्ययन केंद्र। तो फिशिंग बैंक के रूप में जाना जाता है, फिशिंग बैंक। तो मछली पकड़ने का सबसे बड़ा स्थान आपका कहलाता है, यहां पर डॉगर बैंक है, और उत्तरी अमेरिका के बगल में जॉर्जेस बैंक कहलाता है, ग्रांड बैंक कहलाता है, वो उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, हाँ,
हरी सिंह मीना जी, हम गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। यहां से एक गर्म जल धारा चलती है और वो गर्म जल धारा नॉर्वे तक आती है, गल्फ स्ट्रीम जिसको बोलते हैं। इसके कारण नॉर्वे में तापमान क्या होता है, तापमान नॉर्वे में सामान्य रहता है। नॉर्वे के अंदर तापमान सामान्य रहने के पीछे जो कारण है वो आपका क्या है, वो आपकी गल्फ स्ट्रीम है। हालांकि नॉर्वे इतना ऊंचा है और इसी अक्षांश पर रूस में बर्फ जमी होती है। रूस में क्या है, यहां पर बर्फ जमी होती है, जबकि यहां पर तापमान सामान्य रहता है। इसके पीछे कारण क्या माना जाता है कि गर्म महासागरीय धारा है जिसको गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं यूरोप का गर्म कंबल। ठीक है, काला प्रदेश बोलते हैं रूर प्रदेश को ही, जो रूर प्रदेश है लक्ष्मीकांत जी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, काला प्रदेश बोल देते हैं, क्योंकि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, वो कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, दो चीज आप जान गए, ये बेल्जियम हो गया जिसको कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं, यहां पर बेल्जियम, कॉकपिट ऑफ यूरोप। ठीक है, अब दो चीज यहां पर और समझने वाली हैं, ये इटली के दो द्वीप हैं, इटली के दो द्वीप कहलाते हैं। एक द्वीप को हम बोलते हैं सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप, सिसिली द्वीप कहलाता है, और एक द्वीप को हम बोलते हैं लिपैरी द्वीप, लिपैरी द्वीप। तो इटली के दो द्वीप हैं और दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट स्ट्रोम्बोली कहां पर स्थित है, इटली के लिपैरी द्वीप पर पड़ता है, इटली के लिपैरी द्वीप पर। तो जो माउंट स्ट्रोम्बोली है, इसको ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, या लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ अगर पूछा जाए किस ज्वालामुखी को बोलते हैं, तो ध्यान रखना स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ध्यान रखें किसको बोलते हैं, स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो सिसिली द्वीप है इस पर पड़ता है, लिख लेना माउंट एटना, माउंट एटना ज्वालामुखी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोल देते हैं। ठीक है, हाँ, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी ये कहलाता है। हाँ बिल्कुल, फ्रांस को किसानों का देश भी बोलते हैं, और फ्रांस में यूरोप की लगभग सारी सभ्यता के लोग रहते हैं, इसलिए इसको मिनी यूरोप के नाम से भी पुकार देते हैं, तो मिनी यूरोप भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, हाँ वो भी लिख लीजिए आप। फिनलैंड को हम झीलों का देश बोलते हैं, फिनलैंड जो आप देख रहे हैं इसको झीलों का देश बोलते हैं, झीलों का देश, तो झीलों का देश उसको बोल देते हैं फिनलैंड को, झीलों का देश कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चला जाए, कुछ बेसिक चीजें यहां पर भी आप नोट कर लें। हाँ, इटली का द्वीप है, इटली के लिपैरी द्वीप पर है, तो इटली का ही द्वीप होगा। उसके बाद कुछ चीजें यहां पर हम देखिए और जान लेते हैं। यूरोप के घास के मैदान, यूरोप के घास के मैदान,
तो यूरोप के घास के मैदानों में आप एक चीज ध्यान रखें, यूरोप के जो घास के मैदान हैं, ठीक है, ये किस नाम से जाने जा सकते हैं, कोई बता सकता है? यूरोप के घास के मैदान, देखिए अशोक कुमार जी, इसको प्रकाश स्तंभ इसलिए बोलते हैं कि एक तो भूमध्य सागर में स्थित है, दूसरा क्या है कि इस पर हर आधे घंटे में इससे मैग्मा निकलता है। तो हर आधे घंटे में यहां से जब मैग्मा निकलेगा तो जाहिर सी बात है वहां पर चारों तरफ क्या होगा, प्रकाशमान हो जाएगा। तो हर आधा घंटे में ये ज्वालामुखी विस्फोट यहां पर होता रहता है और इस वजह से चारों तरफ भूमध्य सागर में प्रकाश का काम करता है। और वैसे भी समुद्र के किनारों पर ऊंचे ऊंचे प्रकाश स्तंभ बनाए जाते हैं जिससे कि लंबी दूरी से जो जहाज आते हैं उनको तट के बारे में पता चल जाए कि यहां पर कोई तट आने वाला है। और ये नेचुरली एक तरह से लाइट का काम करता है, चारों तरफ प्रकाशमान हो जाता है हर आधा घंटे में। तो इससे जब ज्वालामुखी उद्गार होगा तो भूमध्य सागर क्या होगा, प्रकाशमान हो जाएगा। इस वजह से इसको बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे घास के मैदानों की, तो ध्यान रखना यूरोप के, यूरेशिया के घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, स्टेपीज कहते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। ये पूरे यूरोप के घास के मैदानों को बोलते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, या टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। और यहीं पर एक और घास के मैदान है, इसको बोलते हैं पुस्टाज। और पुस्टाज घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाते हैं। तो हंगरी के अंदर जो घास के मैदान है उसको पुस्टाज बोलते हैं। और पुस्टाज भी कैसे हैं, शीतोष्ण है, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये प्रमुख घास के मैदान यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, हाँ, झीलों का, हाँ, 1000 झीलों का देश बोलते हैं फिनलैंड को। ठीक है, दूसरी चीज यहां पर एक चीज और जान लें, यहां पर जो जनजातियां पाई जाती हैं, तो ध्यान रखना साइबेरिया के, या यहां पर लिखे हैं रूस के बर्फीले क्षेत्रों में, रूस के बर्फीले क्षेत्रों में एस्किमो तथा एस्किमो की तरह एक और जनजाति है, उसको बोलते हैं यूका घिर। एस्किमो तथा यूका घिर जनजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बर्फीले क्षेत्रों में, जैसे आप देखेंगे एस्किमो और यूका घिर, जैसे एस्किमो भी बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं, इसी तरह से आप देखेंगे यूका घिर भी बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाने वाली सेम एस्किमो की तरह ही जनजाति है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, हाँ, यहां पर ध्यान रखना है। तो ये मेन चीजें आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखो, ये क्लास जो है वो बच्चों, इस क्लास को ध्यान रखना है, ये आपके एनटीपीसी के हिसाब से है, एनटीपीसी के हिसाब से क्लास है। ठीक है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोला प्रायद्वीप में कौन से बंदरगाह हैं, बंदरगाहों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो उन्हीं बेसिक चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर चल रहा हूँ। ठीक है, हंगरी की स्थिति आप खुद भी एटलस में ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर है हंगरी, ये हंगरी देश है, बुडापेस्ट जिसकी राजधानी है, यहाँ पर पड़ता है हंगरी, ये है हंगरी इस जगह पर। और हंगरी में जो घास के मैदान है इनको पुस्टाज बोलते हैं। तो हंगरी यहाँ से है, यहीं से गुजरती है आपकी डैन्यूब नदी। तो ये बेसिक चीजें आप लोग जान गए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब तो ये तो देखिए यूरोप वाली बात हो गई, अब हम चलते हैं एशिया पर।
अशोक कुमार जी, स्टेपीज जो घास के मैदान नहीं है, स्टेपीज यहाँ पे जलवायु है, ठीक है ना। जलवायु प्रदेशों में अगर विभाजित करते हैं तो सवाना, अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु, स्टेपीज, इस तरह से जलवायु क्षेत्र है, तब आपका इसमें नाम आता है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम बात करें, देखिए एशिया महाद्वीप की, तो यहां पर देखिए एशिया के बारे में कुछ चीजें हम जान लेते हैं। और एशिया महाद्वीप की स्थिति की मैं बात करूं तो देखिए ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। यहां से ये भाग, ठीक है, उसके बाद ये कैस्पियन झील है, ये कैस्पियन सागर झील है, यहां से आपका ये यूराल पर्वत है और यहां से यूराल नदी इसमें आकर गिरती है। तो कौन कौन से भाग जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं वो ध्यान रखें। कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, यहां पर ध्यान रखें। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले भागों में यूराल पर्वत, उससे निकलती है यूराल नदी, उसके बाद कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में यहां पर एक और पर्वत श्रृंखला है, उसको बोलते हैं हम कॉकसस पर्वत, ठीक है। और कॉकसस पर्वत के बाद आ जाता है काला सागर, और काला सागर से जुड़ा हुआ है क्या, भूमध्य सागर। तो ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। अब एशिया महाद्वीप पर आ जाएं सब लोग, ठीक है, एशिया महाद्वीप पर आ जाएं तो ध्यान रखें यहां पर ये प्रमुख क्षेत्र जो हैं यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। मान लीजिए कभी कभार 3-4 पार्ट आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र जो हैं वो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, तो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र यूरोप को एशिया से अलग करेंगे, इसमें आप आसानी से इन चीजों को ध्यान से रखें। यूराल पर्वत है, यूराल नदी है, कैस्पियन सागर है, कॉकसस पर्वत है, काला सागर है, और उसके बाद भूमध्य सागर है। ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र किसको अलग करते हैं, यूरोप को एशिया से अलग करते हैं, ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल देख लिया मैंने, ब्रिंजल जाखर जी, इटली को पोप का शहर बोलते हैं, सब जानते हैं, पोप का शहर जो है वो सब जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है ये, तो इसको आप जानते ही हैं, तो उसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यूरोप से एशिया पे आ जाओ, सही कह रहे हैं अशोक कुमार जी, यूरोप से एशिया में आ जाओ। अब एशिया में हम कुछ चीजों को जान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें। तो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र अलग कर रहे हैं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकसस पर्वत, काला सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। काला सागर यहां इसलिए बोलते हैं कि यहां पर जो इस सागर के अंदर जो आपकी शैवाल पाए जाते हैं उनका रंग काला होता है। जो लाल सागर है वहां पर लाल रंग के शैवाल पाए जाते हैं, और जो काला सागर है वहां पर काले रंग के शैवाल पाए जाते हैं, इसलिए उसको हम काला सागर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखें। स्वाति शर्मा जी, बिल्कुल यूपीएससी के लिए क्लासेज चल रही हैं, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं चल रही है क्योंकि ये मेनली आपका एनटीपीसी के बच्चों के लिए शुरुआत की गई थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो यहां पर हम बात कर रहे थे इसके देशों की, तो ध्यान रखें ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, भौगोलिक क्षेत्र जो यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करते हैं। तो इन भौगोलिक क्षेत्रों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें एशिया महाद्वीप की, एशिया, तो एशिया महाद्वीप, पहली चीज तो ध्यान रखना क्षेत्रफल तथा जनसंख्या, क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है।
सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप होगा। कौन, ये तो बेसिक सी चीजें आप जानते ही हैं। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करें तो एशिया की नदी घाटियों को, एशिया की नदी घाटियों को पूछा जाता है कि सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एशिया की नदी घाटियों को हम क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना कहा जाता है, द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, कहते हैं। तो ध्यान रखना, एशिया की नदी घाटियों को ध्यान रखना, सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सभ्यताओं का पालना पूछा जाए तो आप देखेंगे जितनी भी पुरानी पुरानी जो सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सुमेरियन सभ्यता हो, इन सारी की सारी सभ्यताओं का जन्म कहां पर हुआ है? एशिया के अंदर ही हुआ है। ठीक है, तो एशिया के अंदर ही इनका आपका सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। तो सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं उनको बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एशिया की नदी घाटियों को हम क्या बोलते हैं? सभ्यताओं का पालना। ठीक है, और नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखें, एशिया को सभी धर्मों की जन्मस्थली भी कहा जाता है, सभी धर्मों की जन्मस्थली। तो एशिया को ध्यान रखना, सभी धर्मों की हम क्या बोलते हैं? जन्मस्थली बोलते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। तो दुनिया में जितने भी धर्म प्रचलित हैं अभी तक, उन सारे के सारे धर्मों में आप देखेंगे सभी धर्मों की उत्पत्ति कहां पर हुई है? एशिया के अंदर ही हुई है। एशिया में ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। चाहे कोई भी धर्म उठा के आप देख लीजिए, सारे के सारे कहां पर हैं? वो आपके एशिया में ही इनकी उत्पत्ति हुई है। तो एशिया को सभी धर्मों की जन्म स्थली भी कहा जाता है, बर्थ प्लेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। दूसरी तरफ हम बात करें, दूसरी चीज हम बात करें, एशिया शब्द की उत्पत्ति। एशिया शब्द, ध्यान रखना, एशिया जो शब्द है ये हिब्रू भाषा का शब्द है, हिब्रू भाषा, हिब्रू भाषा का शब्द है। और इसका मतलब होता है, ध्यान रखना, एशिया का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। तो द राइजिंग सन जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, राइजिंग सन। ठीक है, तो उगता हुआ सूर्य कहलाता है, बिल्कुल हिब्रू भाषा का ये शब्द है, और जिसका मतलब होता है द राइजिंग सन, उगता हुआ सूर्य इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आपको सिलेबस के साथ में प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, बिल्कुल इस बात की टेंशन ना लीजिए, सारी की सारी चीजें आप लोग, आपकी प्रैक्टिस इससे संबंधित हो जाएगी। ठीक है, हाँ, बिल्कुल उगता हुआ सूर्य इसको कहा जाता है। तो उगता हुआ सूर्य बोलते हैं हम किसको? एशिया को। एशिया शब्द हिब्रू भाषा का है और इसका मतलब होता है उगता हुआ सूर्य। ठीक है, तो यह स्थिति यहां पर बनती है। अब देखिए हम और चीजों को जान लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। अब एशिया महाद्वीप में आपको पता ही है कि लगभग 48 देश हैं, और एशिया महाद्वीप के हम अलग अलग भाग कर लेते हैं। इधर की तरफ पश्चिमी एशिया कहलाता है, ये दक्षिणी एशिया कहलाता है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया है, ये उत्तर पूर्वी एशिया है, और ये उत्तरी एशिया है। तो कौन कौन से देश इसमें आते हैं और क्या क्या इसके भाग हैं, उसको ध्यानपूर्वक मैप में आप देखते रहिए। तो देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर इन क्षेत्रों की। तो अगर हम बात करें पश्चिमी एशिया की, तो
तो पश्चिमी एशिया के अंदर ये वाले भाग आपके आते हैं। पश्चिमी एशिया में यहां से ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये कौन सा भाग है? ये पश्चिमी एशिया का भाग कहलाता है। ठीक है, और इसी में आपके ये सारे के सारे क्षेत्र आ जाएंगे। इतना भाग पश्चिमी एशिया कहलाता है। और पश्चिमी एशिया में जैसे यमन है, ओमान है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, ईरान है, इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है और अजरबैजान है। तो यहाँ पर आर्मेनिया है और यहाँ पर अजरबैजान है, दोनों पड़ोसी कंट्री हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर खतरा लगा हुआ है कि कहीं विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि एक इसमें मुस्लिम देश है और दूसरा इसमें ईसाइयों का देश है। तो जाहिर सी बात है यहां पर विश्व युद्ध की संभावना है। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख देश हैं मैं उनको देखिए लिख देता हूं। जैसे ईरान है, इराक है, ठीक है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब, तुर्की है, तुर्की एशिया और यूरोप दोनों में आ जाता है, तुर्की है, इजराइल है, ठीक है, यमन है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, बहरीन इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा लेबनान है, लेबनान, ठीक है, और आपका सीरिया है, सीरिया, आर्मेनिया, आर्मेनिया, ठीक है, यहाँ पर जॉर्जिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, अजरबैजान। तो ये ध्यान रखना, ये एशिया के देश हैं। अगर आपसे पूछा भी जा सकता है करंट के हिसाब से कि हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान में जो युद्ध हुआ है ये दोनों कौन से एशिया के भाग हैं, तो दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया, इस तरह से आप ध्यान रखें। ठीक है, हाँ, मानव की उत्पत्ति बिल्कुल अफ्रीका महाद्वीप में माना जाता है। मानव की जो उत्पत्ति है वो अफ्रीका महाद्वीप की मानी जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सभ्यता की। सभ्यता और मानव दोनों में अंतर है। मानव की उत्पत्ति अफ्रीका को ही माना जाता है, लेकिन सभ्यताओं की बात आती है तो उसमें एशिया आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये सारे के सारे देश के कौन से कहलाते हैं? पश्चिमी एशिया के देश कहलाते हैं। अब यहां पर हम बात करें इधर की तरफ, यहां से इतने देश जो हैं जिसमें तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आ जाते हैं। ये जो देश हैं ये कहलाते हैं किसके? ये कहलाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया, मिडिल एशिया कहलाता है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, वैसे जरूरत नहीं लिखने की, लिखना चाहे आप लिख लीजिए। कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है मध्य एशिया में, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उसके बाद ठीक है, किर्गिस्तान है आपका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान दिखाई देगा, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और एक और लिख लीजिए उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये देश आपके कहलाते हैं कौन से? मध्य एशिया के। ठीक है, स्लाइड जूम नहीं इससे ज्यादा हो पाएगी, इससे ज्यादा जूम होगी तो मैप आपका फिर बाहर चला जाएगा। मैं आपको अपने हाथ से लिख दे रहा हूं, उसी को आप नोट कर लीजिए और एटलस लेकर बैठे होंगे तो उसमें आप देख लीजिए। ठीक है, स्लाइड को जूम करने का मतलब है कि फिर आपको पूरा एशिया इसके बाहर दिखाई देगा, एशिया इसमें नहीं आ पाएगा स्लाइड में। ठीक है,
तो यहां से ध्यान रखें, मध्य एशिया में सबसे बड़ा देश आपका कजाकिस्तान है। तो इसमें 5 देश आपके हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें ये वाला जो क्षेत्र है यहां से, जिसमें सार्क के देश शामिल हैं। सार्क कंट्री आपको पता होगा, ठीक है, साउथ जिसके देश कहलाते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, रीजनल कॉरपोरेशन। तो सार्क वाले देशों की बात करें तो यहां से सार्क देश आते हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत जिसके अंदर आ जाता है, भारत के साथ में बांग्लादेश आ जाता है, भूटान आ जाता है, नेपाल आ जाता है। इस तरह से ये देश आते हैं, श्रीलंका भी आ जाता है और यहां पर मालदीव आ जाता है। तो इनको मैं लिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये 8 देशों का समूह है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल आते हैं। सार्क देशों में जानते हैं आप 8 देश आते हैं। तो ये 8 कैसे, इसकी फुल फॉर्म आप देखिए, साउथ एशियन कंट्री कहलाते हैं या साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका नाम है। और सार्क का मुख्यालय कहां पर है? 1885 में बना था राजीव गांधी के समय, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है ये आपको मुझे बताना है फटाफट से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इधर वाला हिस्सा है ये कहलाता है, एशिया का ही भाग है, लेकिन ये क्या है? दक्षिण पूर्वी एशिया। यहां से लेकर यहां तक आप देखेंगे तो ये सारे के सारे देश आपके, ये जो देश हैं ये सारे के सारे देश कौन से हैं? ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। ये सब दक्षिण पूर्वीय एशिया के देशों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की हम बात करें तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से आप देखें तो म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार के बगल में लाओस, थाईलैंड के बगल में कंबोडिया, और कंबोडिया के बगल में वियतनाम। ये तो देश लगातार क्रम से लगे हुए हैं। ठीक है, जुड़े हुए देश हैं क्रमबद्ध तरीके से। म्यांमार है, थाईलैंड है, यहाँ लाओस है, ये वियतनाम है, कंबोडिया है, कंबोडिया के बाद वियतनाम। तो ये देश आपस में जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारे के सारे फिर छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर देश आ जाते हैं। सिंगापुर भी इसी में आ जाएगा, यहाँ पर सिंगापुर दिखाई देता है मलेशिया के एंड में। ठीक है, बिल्कुल सही है, काठमांडू में है, इसका मुख्यालय काठमांडू के अंदर आता है। ठीक है, तो ध्यान रखना काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय आपका पड़ता है। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनती है इसके दौरान। तो यहां पर ध्यान रखें, ये पूरे के पूरे देश क्या कहलाते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया। और ये कौन से देश हो जाएंगे? ये कहलाएगी पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया में आ जाएंगे देश आपके कौन कौन से? चीन आ जाएगा, चीन के बाद मंगोलिया आ जाएगा। ठीक है, जापान आ जाएगा, उत्तरी कोरिया आ जाएगा, और उसके बाद दक्षिणी कोरिया आ जाएगा, और ताइवान आ जाएगा, जिसको लेकर विवाद भी चल रहा है। तो ये कहलाते हैं पूर्वी एशिया। और अगर हम बात करें उत्तरी एशिया की, तो उत्तरी एशिया में एक ही देश काफी है, और वो देश है आपका रूस। तो साइबेरियाई रूस जो है वो लिखें इसको, साइबेरियाई रूस। तो साइबेरियाई रूस ध्यान रखें, ये प्रमुख देश यहां पर आते हैं। ठीक है, एशिया में हाँ 48 देश आपके आते हैं, 48 कंट्री एशिया के अंदर आते हैं। तो 48 देश आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एशिया में हम बात करेंगे,
एक एक महाद्वीप के बारे में, काठमांडू या आपका नेपाल में क्या क्या चीज है, या लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, स्वर्णिम पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है, पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखें 48 देश एशिया में आपके आते हैं, 48 देश हैं। हाँ, उत्तर में साइबेरियाई रूस वाला भाग आता है, साइबेरियाई रूस, ठीक है। अब देखिए दो आपने देश आराम से जान लिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि ऐसे कितने देश हैं जो रूस और एशिया दोनों में आते हैं। ऐसे कितने देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों में आते हैं। यूरोप और एशिया को मिलाकर, यूरोप और एशिया दो महाद्वीपों में स्थित ऐसे कितने देश हैं, वो फटाफट से आप बताइए। कितने ऐसे देश हैं, दोबारा से क्वेश्चन दोहराता हूं, कितने ऐसे देश हैं जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में आते हैं, ठीक है। हाँ बताइए फटाफट से। तो ये ध्यान रखना है, ये सारी की सारी स्थिति है। तो ये तो इसकी राजनीतिक स्थिति आप जान गए। अब हम भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। भौगोलिक स्थिति की देखिए बात कर लेते हैं। तो कुछ चीजें यहां पर जानने वाली हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं क्योंकि क्लियर थोड़ा सा दिखाई दे जाए। यहां पर हम बात करें इस क्षेत्र की, तो देखिए इस भाग में, इस क्षेत्र में हम देखें तो कुछ जल संधियां बनती हैं। तो हम कुछ भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं इसकी। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो देखिए यहां पर इस जगह पर आप देख रहे हैं ओमान पड़ता है, ये ओमान है, ठीक है, ओमान है। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ओमान कहलाता है। ये देश है ओमान। और ओमान के ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहां पर एक और देश है, इसको बोलते हैं हम ईरान। ओमान और ईरान, ठीक है, इस तरह से ईरान है। इन दोनों के बीच में यहां पर देखें तो यहां पर एक खाड़ी पड़ती है। इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। इसका नाम क्या है, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। और इधर की तरफ हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, इधर की तरफ जो बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक जल संधि बनती है। इन दोनों के बीच में यहां पर क्या है, एक जल संधि है। और ये जल संधि कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ईरान और ओमान के बीच में कौन सी जल संधि बनती है, हाँ हारमुज जल संधि बोलते हैं इसको, हारमुज जल संधि, ठीक है। तो यहां पर एक जल संधि जरूर ध्यान रखें। इस जल संधि को मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि, ठीक है, हारमुज जल संधि ध्यान रखें। उसके बाद इधर की तरफ मैंने एक जल संधि आपको बताई दी थी, इधर यमन पड़ता है। यहां पर क्या है, यमन है, एशियाई देश है। और यहां पर एक अफ्रीकी देश है छोटा सा, इसको बोलते हैं जिबूती। यमन और जिबूती के बीच में यहां पर एक जल संधि और बनती है, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इस जल संधि को हम क्या बोलते हैं, बाब उल मेंडाव। बाब उल मेंडाव जल संधि कहलाती है। और बाब उल मेंडाव को क्या बोलते हैं, आंसुओं का द्वार बोलते हैं, आंसुओं का द्वार। तो आंसुओं का द्वार कहलाता है बाबुल मेंडाव जल संधि। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ये भारतीय प्रायद्वीप है, ठीक है, भारत है। और यहां पर एक और देश आप देख रहे हैं, ये है श्रीलंका। और भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक जल संधि है। इस जल संधि को तो बताने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि यहां पर पड़ती है, ठीक है।
उसके बाद इधर की तरफ देखिए आ जाएं, यहां पर है मलेशिया। यहां पर कौन सा देश है? मलेशिया है, मलेशिया। और मलेशिया के नीचे यहां पर एक और देश है, ये इंडोनेशिया के द्वीप शुरू हो जाते हैं। ये इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का सुमात्रा। ठीक है, तो इंडोनेशिया है और इधर मलेशिया है, और इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में बिल्कुल सही बता रहे हैं सुशील कुमार जी। यहां पर एक और जल संधि का निर्माण हो जाता है। इस जल संधि को हम बोलते हैं मलक्का जल संधि। तो इसका नाम क्या है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। और आपसे पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, तो लंबी जल संधि कौन सी हो जाएगी? मलक्का जल संधि हो जाएगी। तो मलक्का जल संधि ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी जल संधि कहलाती है। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी जल संधि देखिए यहां से शुरू होती है और यहां तक जाती है। ठीक है, तो सबसे लंबी जल संधि कहलाती है। मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप में आता है अशोक कुमार जी। मॉरिशस में भले ही भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन मॉरिशस अफ्रीका महाद्वीप का द्वीप है। पहले भी मैं लिखा चुका हूं अफ्रीका महाद्वीप, आप देखिए। तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है मॉरिशस। तो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में क्या हो गई? मलक्का जल संधि हो गई। ठीक है, सबसे लंबी जल संधि। उसके बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, और यहां पर इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। जावा द्वीप सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला द्वीप है ये इंडोनेशिया का। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं इसको, मधुमक्खी का छत्ता कहा जाता है। इतना घना बसा हुआ है कि ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो यहां पर जावा है, यहां पर इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप है, और ये भी इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि और बन जाती है। इस जल संधि को बोलते हैं सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। तो इस तरह से कुछ जल संधियां आप देख रहे हैं, ये ध्यान रखनी है। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट जल संधियां हैं। पहली जल संधि ध्यान रखें, हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि किसके बीच में है? नोट करते जाइए साथ साथ में। हारमुज जल संधि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ये आपका ओमान है। तो ईरान और ओमान के बीच में जल संधि है, इसको बोलते हैं हारमुज जल संधि। बाबुल मेंडाब हम पहले बात कर चुके हैं, यमन और जिबूती के बीच में है। इधर एशिया है और इधर अफ्रीका है। तो बाबुल मेंडाब को आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पाक जल संधि। तो इधर भारत है और इधर की तरफ श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं हम पाक जल संधि। इधर इंडोनेशिया है, इधर मलेशिया है। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में मलक्का जल संधि है, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और उसके बाद इधर की तरफ आप देखें, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा जल संधि है, जो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच में है। जल संधि के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, संधि मीन्स होता है जोड़ना। ठीक है, संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना। और जल माने होता है दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाला भाग। तो दो जल क्षेत्रों को जोड़ने वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? जल संधि। तो जल संधि की परिभाषा अगर बात करें तो जल संधि दो जल क्षेत्र को जोड़ती है और दो स्थल क्षेत्र को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, तो सुंडा जल संधि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जावा और सुमात्रा द्वीपों के बीच में पड़ती है सुंडा जल संधि। तो ये प्रमुख जल संधियां थी, ये प्रमुख इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
तो ये प्रमुख स्थिति आपकी बनती है। तो देखिए आज समय आपका कितना ही कंप्लीट हो गया है। कल नेक्स्ट क्लास में एशिया के हम प्रमुख पर्वतमालाओं की, एशिया के प्रमुख पठारों की, एशिया की प्रमुख झीलों की, इन सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा। ध्यान से ध्यान लगाकर एक बार मन से आप पढ़ाई कर लीजिए, सिलेक्शन आपका जरूर हो जाएगा। और टारगेट बनाकर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। तो धन्यवाद सभी लोगों को। नमस्कार सभी लोगों को।